ये सच है रंग बदलता था वो हर एक लम्हा, मगर वही तो बहुत कामयाब चेहरा था। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। 7 साल पहले का एक दृश्य यानी सीन याद कीजिए, जब नए नवेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद की चौखट पर झुककर प्रणाम किया था, वहां जमीन पर अपना माथा टेका था। भारत के भावुक लोग ये देखकर गदगद थे कि मां गंगा का बेटा अब उनके उद्धार के लिए संसद पहुंच गया है। लेकिन 7 सालों में जनता महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक तंगी, व्यापार की अड़चनों, जान माल की सुरक्षा जैसे सवालों पर रोती बिलखती रही और मोदी जी नए नए जुमलों और विशाल काय पोस्टरों में अपनी कामयाबी की दास्तां लिखते रहे। भाजपा का उद्धार हो गया और जनता पहले से अधिक तकलीफ में पहुंच गई। संसद में पिछले 7 सालों में स्वस्थ बहस की परंपरा खत्म हो गई और बहुमत के जोर पर सरकार अपने मन मुआफिक कानून बनाती रही। इसे दादागिरी कहा जाए तो क्या गलत है। संसद के बाहर भी लोगों के दुख दर्द देखने में सरकार की दिलचस्पी नहीं है। ये हमने कोरोना काल में खूब अच्छे से देखा है। जनता से मोदी सरकार का कोई नाता नहीं रहा और विपक्ष से भी स्वस्थ विरोध खत्म कर दिया गया है। अब विपक्षी न कहकर दुश्मन कह लें तब भी बात एक जैसी ही लगेगी, क्योंकि मोदी जी के विरोधी भाजपा के ही विरोधी नहीं बल्कि देश के दुश्मन या देशद्रोही बना दिए जाते हैं और उनके साथ वैसा ही सलूक होता है जैसा दुश्मन के साथ होता है। ताजा उदाहरण खेल रत्न अवार्ड का है, जिसे अब राजीव गांधी के नाम से नहीं बल्कि मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जाएगा। मोदी जी के इस फैसले को उनके समर्थक भले ही एक और मास्टर स्ट्रोक कहकर सही साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हकीकत यही है कि नाम बदलने के इस फैसले में राजनीति की गंदगी साफ दिखाई दे रही है। देश में कई जरूरी मुद्दों पर अभी फैसला लिया जाना है, लेकिन उन सबको छोड़ करके मोदी जी को खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलने की सूझी ताकि कांग्रेस को नीचा दिखाया जा सके। खैर, एक अवार्ड का नाम बदलना ही नहीं बल्कि इस वक्त देश में और कई घटनाएं ऐसी हैं जिनसे पता चलता है कि राजनीति का लेवल कितना गिर चुका है और सत्ता बचाने के लिए हुक्मरान किस तरह से पैंतरे आजमा रहे हैं। तो आज आईने की नजर से सत्ता हासिल करने, सत्ता बचाने और सत्ता पर जमे रहने के इन्हीं पैंतरों की पड़ताल करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां के सीएम आदित्यनाथ हैं और सीएम आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया को बेलगाम घोड़ा बताते हुए इसे नियंत्रित करने की बात कही है। बीजेपी को सोशल मीडिया मैनेजमेंट में महारत हासिल है। देश की सत्ता से लेकर कई राज्यों पर भगवा परचम फहराने में सोशल मीडिया की अहम भूमिका रही है। बीजेपी की आईटी सेल दिन रात मोदी जी और पार्टी का प्रचार करने और विरोधियों को नीचा दिखाने में लगी रहती है। इसके लिए कई नौजवानों को काम पर लगाया गया है, जिसे अब ट्रोल आर्मी भी कहा जाने लगा है। उत्तर प्रदेश में भी अब सोशल मीडिया मैनेजमेंट पर बीजेपी खास ध्यान दे रही है, क्योंकि अगले कुछ महीनों में वहां विधानसभा चुनाव है और जिसे जीतना बीजेपी के लिए इज्जत का सवाल बन चुका है। और इसी के मद्देनजर लखनऊ में बीजेपी की आईटी और सोशल मीडिया कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सोशल मीडिया एक बेलगाम घोड़ा है और इसे नियंत्रित करना होगा। योगी आदित्यनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई घटना होती है तो इस पर अन्य राज्यों और देशों से ट्रायल शुरू हो जाता है और ये लोग ऐसे होते हैं जिनका इस प्रदेश से कोई लेना देना नहीं होता। उन्होंने आईटी सेल के कार्यकर्ताओं से कहा कि बिना किसी मुहूर्त का इंतजार किए उन्हें तुरंत जवाब देना चाहिए। योगी ने कहा कि इस बेलगाम घोड़े को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास उस प्रकार का प्रशिक्षण और तैयारी बहुत जरूरी है। दरअसल बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की नाकामियों की पोल पिछले 5 सालों में कई बार खुली है और इसमें सोशल मीडिया का काफी सहारा रहा है। सीएम योगी इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया पर जिस तरह लोग तेजी से सक्रिय हो रहे हैं और अपनी बात को बेखौफ रख रहे हैं, उससे सत्ता में वापसी की राह उनके लिए कठिन हो सकती है। इसीलिए अपनी आईटी सेना के जरिए सोशल मीडिया पर लगाम कसने के गुर सिखाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया अपनी तमाम बुराइयों के बावजूद इतनी सुविधा तो देता ही है कि आम जनता भी इस पर अपनी राय दर्ज करा सकती है और सरकार के खिलाफ भी बोल सकती है। योगी को इसीलिए सोशल मीडिया बेलगाम घोड़े की तरह लगता है। वैसे उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में कई मामले ऐसे आए जब सरकार के खिलाफ बोलने वाले पत्रकारों पर मुकदमे किए गए। राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप नाम की एक संस्था के अध्ययन में ये जानकारी सामने आई है कि पिछले साल देश में कुल 228 पत्रकारों को निशाना बनाया गया। इनमें 112 पत्रकार सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रताड़ित किए गए हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, जहां 37 पत्रकार प्रताड़ित हुए। पिछले साल देश में कुल 13 पत्रकार मारे गए। इनमें सबसे ज्यादा 6 पत्रकार यूपी में मारे गए।
तो इन आंकड़ों से समझना मुश्किल नहीं है कि यूपी में स्वतंत्र आवाज की कीमत क्या है और अब सोशल मीडिया पर लगाम कसकर बची खुची आजादी भी खत्म करने की तैयारी में बीजेपी है। बीजेपी की आईटी सेना इस योगी मंत्र पर चलकर किस तरह सोशल मीडिया पर लगाम कसती है ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन सोशल मीडिया के लिए बेलगाम घोड़े जैसे शब्दों पर गौर फरमाएं तो उससे बीजेपी की मानसिकता समझ में आ जाती है। पिछले 7 सालों में देश के मेन स्ट्रीम मीडिया के बहुतेरे हिस्से पर तो मोदी सरकार ने अपनी नकेल डाल ही दी है। देश और जनहित जाए चूल्हे में। कुछ पत्रकार और मीडिया मालिक केवल इसी जुगत में रहते हैं कि कैसे अपने आकाओं के गुण गाएं और उनका प्रचार कैसे करें। जैसे अभी संसद सत्र के बाधित होने पर गोदी मीडिया का पक्षपाती रवैया नजर आ रहा है। मानसून सत्र में विपक्ष के हंगामे के कारण सदन बार बार स्थगित करने पड़ रहे हैं तो सरकार इसका ठीकरा विपक्ष पर फोड़ रही है और बहुत से पत्रकार भी यही साबित करने में लगे हैं कि कैसे जनता का पैसा संसद सत्र न चलने देकर विपक्ष बर्बाद कर रहा है। लेकिन पैसे की बर्बादी के साथ साथ लोकतंत्र की जो बर्बादी हो रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर गोदी मीडिया मौन है। पेगासस जासूसी कांड, कृषि कानून और महंगाई जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार से लगातार सवाल कर रहा है और चाहता है कि सरकार संसद में इसका जवाब दे, लेकिन सरकार इन मुद्दों को बेकार बता रही है और इस काम में गोदी मीडिया मोदी सरकार का साथ दे रहा है। संसद ठप होने की खबरों की पैकेजिंग इस तरह से की जा रही है कि विपक्ष फालतू के मुद्दों पर अड़ा हुआ है। पीएम मोदी भी नाराजगी जताते हुए कह रहे हैं कि विपक्ष संसद को ठप कर लोकतंत्र और जनता का अपमान कर रहा है, मगर हकीकत ये है कि संसद का ये सत्र उसी तरह चल रहा है जिस तरह सरकार चलाना चाहती है, क्योंकि हंगामे की आड़ में वो जनविरोधी एजेंडे को पूरा कर पा रही है। हर सत्र के पहले सर्वदलीय बैठक बुलाकर पीएम आश्वासन देते हैं कि सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सदन में जब जवाब देने की बारी आती है तो सरकार को विपक्ष के सवाल बेकार लगने लगते हैं। पेगासस जासूसी मामले और संसद सत्र की टाइमिंग पर अमित शाह ने क्रोनोलॉजी समझा दी। संसद न चलने देने का कुछ ताकतों का मकसद तो बताया जा रहा है, मगर बड़ा सवाल यह है कि कौन ऐसा कर रहा है और ऐसा न हो इसके लिए सरकार क्या कर रही है। सवाल यह भी है कि संसद नहीं चलने का फायदा किसे हो रहा है। दरअसल हंगामा होने से सरकार कई मुश्किल सवालों के जवाब देने से बच जाती है। विपक्ष आम लोगों से जुड़े मुद्दे नहीं उठा पाता है और विधायी कामकाज तो सरकार अपने बहुमत के बूते करा ही लेती है। पिछले कुछ सालों से जरूरी विधेयक और यहां तक कि बजट भी बिना किसी बहस के पारित कराया जा रहा है। इस बार भी सरकार ने लगभग 1 दर्जन अहम विधेयक बिना बहस के पारित कराए हैं, जिनमें सरकारी क्षेत्र की 4 सामान्य बीमा कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने वाला विधेयक भी शामिल है। इन सभी विधेयकों को पारित कराने में औसतन 7 मिनट प्रति विधेयक खर्च हुए हैं। ऐसे में राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सदस्य डेरेक ओब्रायन अगर ये कहते हैं कि सरकार विधेयक पारित करा रही है या पापड़ी चाट बना रही है तो इसमें गलत क्या है। तो पीएम मोदी संसद में विपक्ष के व्यवहार को अलोकतांत्रिक बताते हैं, जबकि हकीकत यह है कि पिछले 7 सालों में संसद को मोदी सरकार ने अपने ड्राइंग रूम की तरह बनाकर रख दिया है, जहां लोकतंत्र सजावटी सामान की तरह रखा है और उसका इस्तेमाल सरकार अपनी सुविधा से कर रही है। संसद की चौखट पर प्रणाम करने वाले मोदी जी संसद सत्र के दौरान ज्यादातर समय संसद से बाहर ही रहते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में वो उसी दिन आते हैं जिस दिन उन्हें भाषण देना होता है। पिछले 7 साल के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले उन्होंने संसद की मंजूरी के बगैर ही किए हैं। संसद की गरिमा और सम्मान तो इस बात में है कि उसकी नियमित बैठकें हों, उन बैठकों में दोनों सदनों के नेता भरपूर वक्त दें और विधायी मामलों पर खुलकर चर्चा हो। इसके बाद आम सहमति बनाने के प्रयास हों। संसदीय समितियों की नियमित बैठक हो और इन बैठकों में सदस्य पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके अपनी राय पेश करें, लेकिन मोदी सरकार में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। पिछले साल संसद में पेश किया गया कोई भी विधेयक संबंधित मंत्रालय की संसदीय समिति को नहीं भेजा गया था। इस साल भी अभी तक यही स्थिति है। आम जनता जब तक समझ पाए कि उसके भविष्य के लिए कैसे कैसे फैसले लिए जा रहे हैं, तब तक तो उद्योगपतियों की मित्र सरकार अपना खेल कर देती है। वैसे एक राजनीतिक खेल मोदी जी ने हाल में खेला है, खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर। आइए जरा इस रिपोर्ट को देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में भारतीय पुरुष टीम को मिले कांस्य पदक और महिला हॉकी टीम के चौथे स्थान पर रहने के बाद मौके पर चौका मारते हुए मोदी जी ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे हॉकी को बढ़ावा मिलेगा और ये तर्क भी दिया कि देश में बहुत से लोग ये चाहते थे। लेकिन मोदी जी का ये फैसला किस राजनीति से प्रेरित है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। मोदी सरकार ने पहले भी उन चीजों में कई बदलाव किए हैं जिनसे नेहरू गांधी परिवार या कांग्रेस का नाम जुड़ा है।
अब उसी कड़ी में राजीव गांधी का नाम भी खेल रत्न से हटा दिया गया है, जबकि खेल रत्न देने की शुरुआत कांग्रेस ने 1991 में राजीव गांधी की शहादत के बाद ही की थी। खेलों के प्रति उनका लगाव और सन 1982 के एशियाई खेलों के आयोजन में उनकी भूमिका को देखते हुए अवार्ड का नाम उनके नाम पर रखा गया था। अब मोदी जी ने मेजर ध्यानचंद के नाम पर इस अवार्ड को किया है, लेकिन ये देखकर अफसोस होता है कि उनके जैसे महान खिलाड़ी यानी मेजर ध्यानचंद जैसे महान खिलाड़ी को भी मोदी जी ने अपनी राजनीति का हिस्सा बना लिया। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है। अगर मोदी जी चाहते तो इस दिन ये घोषणा कर सकते थे कि उनकी सरकार मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देगी, जिसके वे हकदार हैं। या अगर खेलों को बढ़ावा देने की सचमुच नीयत होती तो देश भर के स्टेडियमों के नाम खिलाड़ियों के नाम ही करते, और कुछ नहीं तो कम से कम अपने और अरुण जेटली के नाम पर रखे गए स्टेडियम के नाम को बदल देते, या ये फैसला ही ले लेते कि बीसीसीआई से लेकर तमाम खेल संस्थाओं पर कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं बैठेगा, सारा प्रबंधन खिलाड़ियों के हाथ में होगा। लेकिन वो ऐसे फैसले लेने की हिम्मत नहीं दिखा पाए, क्योंकि इसमें अरबों की संपत्ति का सवाल है। खेल संस्थाओं से अगर राजनीतिक दखल को खत्म कर दिया जाए तो खेलों का बहुत भला होगा। हिंदुस्तान के खिलाड़ियों से बेहतर इस बात को कौन समझ सकता है कि खेलों पर होती राजनीति से उन्हें कितनी मुश्किलें आती हैं। बहरहाल खेल रत्न राजीव गांधी के नाम पर मिले या मेजर ध्यानचंद के नाम पर मिले, उसका असल सम्मान तो तब है दोस्तों जब वो सही उम्मीदवार को मिले। वैसे भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने तो खेल रत्न का नाम बदलने का श्रेय मोदी जी को सबसे पहले देने के चक्कर में एक भारी भूल कर दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में खेल रत्न की जगह परमवीर चक्र की फोटो लगा दी, और मजेदार बात यह है कि इस ट्वीट में मेजर ध्यानचंद से बड़ी फोटो मोदी जी की थी। अब उन्हें सबसे बड़ा खिलाड़ी कहा जाए तो क्या गलत है। खैर, खेल रत्न ही नहीं, नए इंडिया में अब बहुत कुछ बदलने वाला है। शायद बापू का साबरमती आश्रम भी आने वाले वक्त में बदलता हुआ दिखे। अहमदाबाद में महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम के पुनर्विकास की केंद्र और गुजरात सरकार की संयुक्त योजना की खबर इस वक्त चल रही है, जिसके विरोध में अलग अलग क्षेत्रों की करीब 130 जानी मानी हस्तियां सामने आई हैं। 1200 करोड़ रुपए की लागत वाली गांधी आश्रम स्मारक और सीमा विकास परियोजना का विरोध करते हुए इन लोगों ने एक साझा बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि प्रस्तावित परियोजना वर्तमान आश्रम की सादगी और पवित्रता से गंभीर रूप से समझौता करेगी। आपको बता दें कि गुजरात में साबरमती नदी के तट पर गांधी जी ने आश्रम बनाया था और 1917 से 1930 तक गांधी जी यहां रहे थे। आश्रम में बा और बापू से जुड़ी कई यादें हैं। बापू के अनुयायियों के वंशज अब भी आश्रम में गांधीवादी जीवन शैली के अनुसार ही रह रहे हैं, लेकिन खबर है कि सरकार यहां विश्व स्तरीय स्मारक बनाना चाहती है, जिसमें नए संग्रहालय, एक एम्पी थिएटर, वीआईपी लॉन्ज, दुकानें, फूड कोर्ट सहित अन्य चीजें होंगी। इस बात का विरोध करते हुए बयान में कहा गया है कि ये गांधीवादी संस्थानों पर कब्जा करने का प्रयास है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस जगह को कभी भी विश्व स्तरीय बदलाव की जरूरत नहीं पड़ी। गांधी के करिश्मे के साथ साथ इस जगह की प्रामाणिकता और सादगी काफी है। तो संघ के नक्शे कदमों पर चलने वाली बीजेपी की श्रद्धा गांधी जी के आदर्शों पर कितनी है, ये यहां बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मोदी जी ने तो गांधी जी को स्वच्छता अभियान तक ही सीमित करने की कोशिश की। खादी के प्रचार में भी गांधी जी की जगह मोदी जी की तस्वीर लगी थी, यह आपको याद होगा ही। अब उसी राजनीति के चलते साबरमती आश्रम को वर्ल्ड क्लास बनाने की खबर में अगर दम है तो फिर देश को संभलने की जरूरत है। पूंजी और सत्ता की ओछी राजनीति में न लोकतंत्र की कोई कद्र है, न गांधीवादी विचारों की। खैर, शायर शहजाद अहमद ने ठीक ही फरमाया है कि 1000 चेहरे हैं मौजूद आदमी गायब, 1000 चेहरे हैं मौजूद आदमी गायब, ये किस खराबे में दुनिया ने लाके छोड़ दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।